यानी कि लाह की एक मोम जैसी चीज़ होती है, उनसे बनने वाली चूड़ियाँ। और चूड़ियाँ बनाने वाला कौन है, ये सब इसमें आया है, और उनका स्वभाव कैसा है वो अपन जानेंगे। और इसमें बताया गया है कि हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ ठीक है। इस पार्ट की समरी बता देता हूँ कि पूरे पार्ट में है क्या है, वो अपन बाद में और देख लेंगे। तो इस पार्ट की समरी यह है कि लाह की चूड़ियाँ पार्ट में एक बदलू नाम का व्यक्ति है जो उसके व्यवसाय यानी कि जो चूड़ियाँ बनाने का जो बिजनेस करता है उसके आधारित पे है। और बदलू बहुत ही सुंदर लाह की चूड़ियाँ बनाता था, और उसकी चूड़ियाँ आसपास के हर गांव में पसंद की जाती थी। यानी कि जो इतनी सुंदर चूड़ियाँ बनाता था कि आसपास सब लोग उस चूड़ियों को पसंद करते थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे उसका व्यवसाय यानी कि जो काम करता था वो ठप हो गया यानी कि वो बंद हो गया। और इसका कारण था कि पहले कांच की चूड़ियाँ नहीं बनती थी, लेकिन मशीनों के आने के बाद कांच की चूड़ियाँ बनने शुरू हो गई। और जब मशीन की कारीगरी शुरू हुई तब से पुराने कारीगर को जो अपने हाथ से अच्छा काम करते थे उनका धंधा बंद हो गया। और इस ठप काम के वजह से उसका रोजगार भी बंद हो गया, यानी उसकी इनकम भी बंद हो गई, और जीवन के लिए ज़रूरी आवश्यक वस्तुओं के लिए भी उसके पास पैसा नहीं रहने लगा। और इन मशीनी कारीगरी ने पुराने कारीगरों को बहुत नुकसान पहुंचाया। यानी मशीन आने से हमें फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन मशीन आने से हमें हमारे लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है। और हम मशीन से चाहे कितनी भी सुंदर वस्तुएं बना लें, लेकिन कभी भी हाथ से बनाई हुई कारीगरी की बराबरी नहीं कर सकते हैं, और यही एक सत्य बात है। और इसमें इस पाठ में बदलू के स्वाभिमान की बात भी की गई है कि किस तरह से वो एक स्वाभिमानी है, वो हार नहीं मानता है, वो किसी को भी कोई चीज़ देता है तो भी वो अपने स्वाभिमान को बरकरार रखता है। और देखते हैं पहला पैराग्राफ। और इसमें सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। जो लेखक कामतानाथ है उन्होंने लिखा है कि पूरे गांव में लेखक को कौन सबसे अच्छा लगता था, बदलू। और क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना के देता था। यानी कि ये चूड़ियाँ बनाने के बाद जो लाख थोड़ी बहुत गर्म बच जाती थी तो उनको वो गोल गोल करके उनकी गोलियां बना करके, जिस तरह से अपन कंचे होते हैं उस तरह बना करके वो देता था। और लेखक कह रहा है कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यानी इंटरेस्ट, इच्छा यही थी कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास क्या होता, ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी लेखक जब मामा के गांव जाके लौटता तो उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियाँ होती जो बदलू काका से वहाँ से लेकर के आता था, और वो उनके मामा के गांव में रहते थे। और वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने का कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन लेखक उसको बदलू मामा न कह के क्या कहता था, बदलू काका। लेखक क्या कहता था उसको, बदलू काका। बदलू काका। और जैसा कि बदलू गांव के, काका। हाँ गुड, बदलू काका। हाँ बदलू काका क्यों कहते थे कि सारे बच्चे गांव के उसी को वही बदलू काका कह के पुकारते थे, तो लेखक भी उसको बदलू मामा न कह के बदलू काका पुकार देता। और बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी कि एक ऊंची ज़मीन पे, और मकान के सामने बड़ा सा सहन था, एक चबूतरा जैसा, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। यानी कि वहाँ पे किसका पेड़ था, नीम का पेड़, और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। वहाँ पे ये लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। और बगल में भट्टी, भट्टी मतलब जहाँ पे आग जला करके कुछ भी चीज़ गर्म करनी है तो उसमें रखते हैं, दहकती रहती मतलब जलती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख को मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि किस तरह लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए कारीगर काम करता है, वो लकड़ी पे उनको गोल गोल शेप दे करके। बेटा माइक्रोफोन किसका ऑन है, बेटा माइक्रोफोन बंद करो। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ वो जो जो माइक्रोफोन जिसका ऑन है, अब आ रही क्या मेरी आवाज़, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। और यस सर। किसका माइक्रोफोन ऑन है, रुकिए। ये संतोष भैया, आपने अभी तक माइक्रोफोन बंद नहीं यस किया सर। है, प्लीज़ माइक्रोफोन बंद करो।
संतोष बोया किसका नाम है? मेरे सुनाई दे रहा है? शुरुआत से आपका माइक्रोफोन ऑन है बेटा। शुभांगी। हाँ हाँ, तो ये हो गया। ये और कौन है नीचे? देखता हूँ मैं। माइक्रोफोन बंद रखना है। ये सविता भाई, इनका भी माइक्रोफोन ऑन है, बंद करो बेटा, फिर दूसरों को सुनाई नहीं देता। गुड, आपने बंद कर दिया। और फिर आगे चलते हैं, आगे सुनते हैं। और उसमें पढ़ रहे थे अपन कि किस तरह से वहाँ पर जहाँ पे बेलन नुमा जो मुंगेरी यानी कि लकड़ी का एक वो होता है, हथौड़ा जैसा होता है, उससे वो काम करता था। और मुंगेरी का अर्थ क्या है? वही जो आगे से कुछ पतली एक लकड़ी जैसा गोल गोल होता है, जिस भी साइज की बनानी वहाँ पे गोल गोल रख के वो बनाता है। तो आगे से थोड़ी पतली होती है और पीछे से थोड़ी मोटी, और इस तरह मोटी होती है। हाँ, और चूड़ी का आकार देकर मैंने मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और जब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग कर देता। यानी कि पहले चूड़ियाँ बनाना, और जब वो थोड़ी सूख जाए, थोड़ी ठंडी हो जाए, थोड़ी हार्ड हो जाए, उसके बाद वो उस पर रंग करता था। और बदलू यह काम हमेशा ही एक मच्छी पे बैठ के करता था। आप जानते हो सुतली या सन से बनी हुई रस्सी जानते हैं? हाँ, जो गांव में आपने देखा होगा, है ना? तो वो एक मच्छी यानी कि खाट पे बैठ कर के ये काम करता था। हाँ। और वो बहुत ही पुरानी थी, और बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। यानी कि जिस तरह से बीड़ी या इस तरह पीते हैं, उस तरह एक वो चिल्लम जैसा होता है, वो पीता था। और गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। लेखक कह रहा है कि दोपहर के टाइम पे ज़रूर वो बदलू काका के पास जाता था। और बदलू काका लेखक को क्या नाम से पुकारता था? क्या कह के पुकारता था? लल्ला। क्या कह के? लल्ला। और लल्ला। हाँ, लल्ला। और मैं पहुंचते ही तुरंत एक मच्छा मंगा देता। लल्ला लल्ला लल्ला। ठीक है, आप सब एक साथ नहीं बोलना है, बोल करके माइक्रोफोन ऑफ करना है। और मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखा रहता। यानी लेखक के जाते ही वहाँ पे खाट लगा देता, वहाँ पे बहुत देर बैठे बैठे देखा रहता, और लगभग रोज ही वह 4 या 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। यानी 2-2 की जोड़ा होता है, तो कम से कम 8 या 12 या 16 चूड़ियाँ वो दिन भर में 2-3 घंटे में बना पाता। और पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन में न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी कि वो एक बार सारों चूड़ियों को एक साथ रख करके नववधू यानी कि नई दुल्हन के हाथ में कैसी लगेगी, ये वो कल्पना किया करता था। और बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब जो चूड़ियाँ बेचने बनाने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? मनिहार। और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक धंधा था। पैतृक यानी खानदानी धंधा था, जैसे उसके मम्मी पापा भी करते थे और वो भी करता था, देखा देख उसके परिवार का काम था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत अधिक थी, यानी डिमांड बहुत थी, बहुत ही मांग रहती थी। और उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। और वो इतना फेमस था, इतना प्रसिद्ध था कि उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पूरे गांव में सारी महिलाएं उसके बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। और आसपास के गाँव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। और क्या होता था, जो आसपास के जो लोग होते थे वो भी चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वो कभी कभी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। लेकिन उसकी एक खासियत थी कि चूड़ियों को वो पैसों से नहीं बेचता था, यानी रुपये दे के नहीं बेचता था। एक उनका एक अलग तरीका था, और उसका एक तरीका था वस्तु अनाज लेकर। हाँ, वस्तु विनिमय। एक वस्तु के बदले, जैसे किसी को चूड़ी चाहिए तो उसके बदले कोई अनाज दे देगा, या उसको कोई ज़रूरत है वो चीज़ दे देगा। और तो वस्तुओं को चेंज करना, पुराने समय में जब पैसे का प्रचलन नहीं था तो लोग इस तरह से प्रचलन करते थे, वस्तु विनिमय, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। और लोग अनाज के बदले उसे क्या दे जाते थे? लोग उसको अनाज देते और बदले में वो उसको क्या देते थे? चूड़ियाँ। और बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, यानी कि स्वभाव उसका अच्छा था, और मैंने कभी भी किसी से झगड़ते नहीं देखा। यानी कि वो झगड़ालू नहीं था, आराम से सबसे अच्छे से बात करता था। लेकिन हाँ, एक बात है, जब शादी या विवाह की बात हो तो वो अवश्य जिद करता था। यानी उस समय वो जिद करता था कि इतने पैसे चाहिए तो चाहिए, और जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, लेकिन शादी के अवसर पर, विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता। यानी कि शादी के अवसर पर वो मुंह मांगा दाम लेता था, और उसको
पैसा लेता था। उसको पता था कि आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, यानी कि नई नई शादी होती है तो उसकी इम्पोर्टेंट होती है, महत्व होता है, इसलिए लोग उसको जितना भी मांगेंगे उतना पैसा अवश्य उसको देंगे। और लेखक कह रहा है कि मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी लोहे लग जाना यानी बहुत कोशिश करनी पड़ी, बहुत परिश्रम करना पड़ा, तब जा कर के वो माना। और विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते, जो अलग पगड़ी यानी सिर पे बांधने का, हाँ पगड़ी। और जब शादी के मौके पे कोई वहाँ से ले जाता तो उनको इतना सारा उनको मिलता, क्या क्या मिलता, शादी का जोड़ा ले जाने पर उसकी परिवार वाली, उसकी स्त्री को भी, उसकी पत्नी को भी कपड़े मिलते, ढेर सारा अनाज मिलता और खुद के लिए पगड़ी मिलती और रुपये मिलते जो अलग। यानी कि इतना सारा शादी के मौके पे वो ज़्यादा लेता था, बाकी वो कितने भी दाम में या कम दाम में ले जाए तो भी वो दे देता था। और यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। उससे किस बात से गुस्सा आता था? कांच की चूड़ियों से। और यदि चूड़ियों की चूड़ियों से, हाँ, कांच की चूड़ियों से। हाँ, उसे लाख की चूड़ियों के अलावा दूसरी चूड़ियाँ पसंद नहीं थी। और यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूट जाता मतलब गुस्सा आता, लेकिन वो किसी को प्रकट नहीं करता, मन में ही रखता। और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। हर समय तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करता और कभी कभी मन होता तो वो सुना भी देता कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। यानी कि बदलू काका लेखक से घंटे भर तक, बहुत देर तक बात किया करता था। और क्या बातें पूछता? देखिए, कभी वो पूछते कि पढ़ाई कैसी चल रही है, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में पूछता कि शहर में किस तरह के रहते हैं, क्या करते हैं। और मैं उससे बताता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। यानी ये लेखक इनको बताते बदलू काका को, तो वो क्या कहता, शहर की बात अलग है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। यानी मजाक में कहता कि क्या कि वहाँ की सिटी की यानी शहर की लड़कियाँ पहनेगी तो उनको इतना भारी या अच्छी इतनी वजन वाली चूड़ियाँ पहनेंगी तो इतनी सॉफ्ट होती है, वो कोमल होती है कि उनका तो हाथ में मौज आ जाए ना, इसलिए ये चूड़ियाँ नहीं पहनती, ऐसे मजाक में वो कहता था। और कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी भी करता और जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा के लिए मलाई बचा कर रखता था। यानी लेखक जब भी जाता तो लेखक के लिए वो गाय दूध देती थी, उससे जो मलाई आती थी वो लेखक के लिए बचा करके रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। यानी जब आम आते वहाँ बदलू काका के घर के पेड़ में वहाँ पे लगते थे तो वो दो चार आम तो वहाँ पे लेखक रोज़ खा के आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे सबसे अच्छा लगता वह था लगभग रोज़ ही मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देना। यानी लेखक को तीन बातें अच्छी लगती थी बदलू काका के वहाँ। पहली बात क्या बताई, क्या खाने को मिलता था? बोलिए बच्चों। आम। 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 आम से भी पहले आम, गाय की दूध की आम और मलाई, मलाई, दूध की मलाई, आम और मलाई, उसके बाद आम, और उसके बाद भी एक तीसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज लगती थी, अच्छी लगती थी लेखक को, वो थी आम और मलाई, लाख की गोटियां। हाँ, लाख से बनी हुई गोलियां जो कंचे की तरह होती थी। हाँ, वो उसको बहुत ही अच्छी लगती थी। और लेखक कह रहा है कि मैं बहुधा यानी कि बहुत बार हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। आप भी गर्मियों की छुट्टियों में मामा के गांव जाते हैं क्या? यस सर। यस सर। इस साल तो जाना नहीं हो अभी पाया जाना ही होगा। नहीं मिल रहा है सर। यस सर। हाँ, तो कितने दिन रहते हैं मामा के घर पे जाते हो तो फिर कितने दिन रहने का मन करता है मामा के घर? एक महीना या 2 महीना। ओहो, वो एक महीना, महीने करीब करीब सर एक महीना। हाँ, महीना भर तो करीब करीब सबका मन दो करता तीन है। दिन। हाँ, और क्या हो गया कि लेखक जब मामा के घर गया, एक आध महीने वहाँ रहा, तो 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। यानी कि लेखक के पापा का ट्रांसफ़र किसी दूर के शहर में हो गया और बहुत सालों तक, बहुत लंबे समय तक मामा के गांव लेखक नहीं जा सका। नहीं जाने का रीज़न क्या था
कि उनके हर गर्मियों में जाता था लेखक और 1-1.5 महीने रहता था, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर उनके पापा का ट्रांसफ़र दूर हो गया और जिसके कारण वो बहुत लंबे समय तक नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद, कितने टाइम के बाद वापस वहाँ पे गया, 8-10 साल के बाद वहाँ पहुँचा तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। लेखक कह रहा है कि उसके बाद तो मैं बड़ा हो गया और मुझे उन लाख की गोलियों में इंटरेस्ट नहीं रहा। यस सर, यस सर, बोलिए। एक मिनट बच्चों, हाँ हाँ सर। एक मिनट। टन बम बम बोले बोले। ये निर्मित बंद करना। नहीं करेगा। सॉरी बच्चों, कोई आ गया था तो बाहर व्यवधान हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि लेखक के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और बहुत दिनों तक क्या हो गया कि वहाँ जाना नहीं हुआ 8-10 साल के बाद। लेकिन जब वो जाना हुआ तो लेखक को बाद में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा जितना पहले सोने की वो अपने लाख की गोलियों में उतना इंटरेस्ट रहता था। और फिर क्या हुआ कि जब वो गया तो उनका मन भी नहीं आया और वहाँ पे क्या हुआ, गांव में होते भी कई दिनों तक बदलू का ध्यान नहीं आया। लेखक गया तो सही मामा के यहाँ, लेकिन उसको याद भी नहीं आया कि बदलू काका कहाँ है, क्या है। और इसी बीच देखा कि गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां हैं पहने और विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। और जब लेखक बाद में गया वहाँ और इतने साल बाद, और तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे लेखक ने उनके हाथ में लाख की चूड़ियां देखी और लाख की चूड़ियां देखी लेखक को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब इतनी सारी महिलाएं वो चूड़ियां क्यों नहीं पहनती है। और बच्चों आप देख पा रहे हैं क्या स्क्रीन? नो सर। देख पा रहे लेकिन सर अच्छे से नहीं दिख रहा है। प्रेजेंटेशन बंद हो गया? प्रेजेंटेशन चालू है ना? नो सर। ओके, मैं अभी दिखा। हाँ दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। वो हाँ पीपीटी, सर अभी दिखा। हाँ ओके, पीपीटी बंद हो गया था किसी कारण से। मैं वापस चालू करता हूँ। और अपन बात कर रहे थे कि ट्रांसफ़र होने के बाद बहुत दिनों बाद गया 8-10 साल के बाद, लेकिन उसको याद ही नहीं आया कि बदलू काका। लेकिन जब याद आया तब तक उनको देखा कि उस गांव में सारी महिलाएं क्या कर रही है, लाख की चूड़ियाँ पहन रखी है। यानी कि जो लाख की चूड़ियाँ नहीं होकर के कांच की चूड़ियाँ पहन रखी है, और कांच की चूड़ियाँ पहन रखी है और लाख की चूड़ियाँ पहनना कम कर दिया है। तो फिर उसको याद आया कि बदलू काका क्या कर रहा है ना? तो बदलू काका क्या कर रहा है उसके बाद तब एक दिन मुझे याद आया और यह बात हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की को क्या हुआ कि लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। हाँ मैं थोड़ा स्लाइड बड़ी कर देता हूँ तो फिर अच्छे से देख पाओगे आप। हाँ तो क्या हो गया कि देखा कि एक मामा की छोटी लड़की को आंगन में गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे क्या हो गया, खून बहने लगा। लेखक मामा के वहीं था और वहाँ उसकी कलाई में कांच की चूड़ी से स्क्रैच पड़ने से खून बहने लगा। और उस समय क्या हुआ कि मामा घर पे नहीं थे तो लेखक को ही उस बच्ची की मरहम पट्टी करनी पड़ी। और तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया कि यार वो चूड़ियों से याद आया कि हाँ वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। सोचा कि मैं उससे क्या करूँ, मिल के आ जाऊँ। और शाम को घूमते घूमते लेखक उनके घर चला गया और बदलू वहीं चबूतरे। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही बेटा?
हेलो। सर आ रही है आवाज? हाँ थोड़ा आ रही है, अच्छा से आ रही है। ठीक है बेटा। और तो क्या हो गया, शाम को घूमते सब घूमते अच्छा से घर आ रही गया है। और बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पे लेटा था। देखो 8-10 साल बाद उस बदलू को आगे की क्या स्थिति हुई है वो देखने को मिलेगी। देख तो क्या होता है कि तो जाते ही सबसे पहले सवाल किया लेखक ने कि आजकल काम नहीं करते काका। मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। यानी कि बदलू ने बोला कि बेटा काम तो कई साल से बंद हो गया है और मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो ना, अब काम करूँ क्या जब मैं चूड़ियाँ बनाता हूँ कोई खरीदता ही नहीं है। और क्या हो गया है आजकल गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, यानी कि सब कांच की चूड़ियाँ ही पसंद करते हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। जो भी काम होता है मशीन से होता है, मशीन का ज़माना आ गया है। और खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। यानी कि किस कारण से लोग बदलू की चूड़ियाँ नहीं खरीदते थे, आप बताइए बच्चों। किस कारण से लोगों ने बदलू से बनाई हुई चूड़ियाँ खरीदना बंद कर दिया। कांच की चूड़ियां मिल रही थी इसकी वजह। हाँ, एक बात कांच की चूड़ियाँ मिलनी शुरू हो गई थी और दूसरी बात कांच की चूड़ियों की क्या विशेषता थी कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती थी लाख की चूड़ियों के मुकाबले में। और लेकिन लेखक ने कहा कि कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है और नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई, वह देर तक खांसता रहा। यानी कि कांच की चूड़ी का क्या भरोसा, थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो टूट के बिखर जाएगी। और बड़ी देर तक उसको खांसी आती रही और मुझे लगा उसे दमा है। दमा यानी टीबी टाइप बीमारी होती है, जब एक खांसी शुरू होती है तो रुकती नहीं है ना। तो लेखक को लगा कि उसे या दमा की बीमारी यानी कि टीबी की बीमारी हो सकती है। और अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी कि वो ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था और उसके हाथों पर माथे पर नसें उभर आई थी। आपने अपने घर में या कहीं पड़ोस में देखा होगा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनकी नसें बाहर दिखाई देती है हाथ से, है ना, चेहरे से। तो इस तरह का बहुत ही शरीर उसका पुराना हो गया था, थोड़ा बूढ़ा हो गया था। और जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी यानी कि ये किसी सीज़न में ही 1-2 महीने से आ रही है, मतलब ये हमेशा रहने वाली बीमारी नहीं है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। वो कह रहा नहीं ये तो थोड़े दिन रहती है और ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर की कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब दुख दर्द छिपा हुआ है, वो उसको बता नहीं रहा है। कह रहा नहीं नहीं ठीक हो जाएगी। सामने किसी को कोई बताना नहीं चाहता ना, तो कहता नहीं नहीं ये तो थोड़े दिन है और ठीक हो जाएगी। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग से कितने हाथ काट दिए हैं और कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट आई है कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कोई बता सकता है बच्चों? इस लाइन का क्या अर्थ हो सकता है? सर मशीन से बड़ी चूड़ियों से जो टूट जाती है फिर हाथ में लगता है ना वो। हाँ, ये बात गलत है। और कोई बताइए यहाँ पे। कोई बात नहीं, मैं समझाने मशीन में सब हाँ मशीन में सब बनता है और हमारे हाथ नहीं काम कर रहे इसलिए। हाँ, रोजगार छीन गया। मशीनें आने के कारण बहुत सारे हाथ को से रोजगार छीन गया, उनके पास काम ही नहीं रहा। मशीनें आई तो मशीनों ने क्या किया, इन सारे हाथों का काम ले लिया। हाथ कट गए मतलब मशीनों ने लोगों का रोजगार छीन लिया, काम छीन लिया है ना। जो बहुत देर तो कुछ बोले नहीं, थोड़ी देर चुप रहे। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। आम की फसल अब कैसी है काका, लेखक ने पूछा कि आम की फसल अब कैसी है। और कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अपने अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लज्जा के लिए आम तो ले आओ। बदलू की बेटी का नाम क्या था? हाँ बच्चों, छो रज्जो। हाँ, उसको कहा लज्जो। हाँ कि बेटी जाओ अंदर से आम तो लेके आना। जो हाँ, फिर मेरी ओर मुखातिब, मुखातिब यानी सामने होकर, मुखातिब का अर्थ है सामने होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, मैंने तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। अरे नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। और इस तरह से लेखक चुप हो गया और लेखक को वो पुराने दिन याद आए
कि जब मेरे लिए मलाई बचा के बदलू काका रखता था। तो गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, यानी कहाँ से खिलाता। देखो मेरा रोजगार बंद हो गया, मेरी चूड़ियाँ बनाने का काम बंद हो गया, तो मेरी इनकम बंद हो गई। इनकम बंद हो गई तो फिर मैं गाय को क्या खिलाता। इतने में रजो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारी आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खवाऊंगा, मैंने कहा। यानी कि उसकी बेटी एक डलिया में, एक टोकरी छोटी सी होगी, उसमें बहुत सारे आम लेके आई। तो लेखक ने कहा नहीं नहीं, मैं इतने कहाँ खा पाऊंगा। वाह वाह वाह, हंस पड़ा। और शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम तक एक बखत में, यानी कि एक समय में खा जाता था। हाँ बच्चों, आप बताइए, अगर आप एक बार में कितने आम खा सकते हैं? हेलो। सर 7-8। 4 7 8? 5 5 3 हाँ। एक। और किसी का कोई 5 रिकॉर्ड है क्या 7 से ज़्यादा? आम कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, छोटे हैं कि बड़े हैं। 2 हाँ, 2, कोई अपनी अपनी की कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से। तो क्या कह रहा है कि बदलू काका क्या कह रहा है, मैं तुम्हारी उम्र का था तब तक तो मैं क्या करता था कि एक टाइम में कितने खा जाता था, कितने खा जाते थे ले, 4 यानी कि 2 4 से तो वो। ढेर सारे आम। हाँ, और आप लोगों की बात हो रही है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4 5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, सिंदूरी यानी अच्छे पके हुए। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। और रज्जो ने 4 5 आम अंजुली से लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली मतलब हाथ में, दोनों हाथों को मिला के, हथेली में, दोनों हथेली में भर के लेखक की ओर बढ़ा दिए। और आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह यानी कि नज़र एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। लेखक ने देखा कि उनकी बेटी के हाथ में लाख की चूड़ियाँ थी, गोरी गोरी कलाइयों पे लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। और बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और अच्छी लग बोल रही पड़ा थी। कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था। बदलू ने बताया लेखक को कि ये मैंने लास्ट जो लाख की चूड़ियों का जोड़ा बनाया था। और क्या हुआ कि जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। इतने कम पैसे दे रहे थे तो मैंने जोड़ा नहीं दिया और कहा शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर के बाद चला गया। और मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यानी कि कम पैसे में गुलामी करके कुछ भी करके बात नहीं मानी। चाहे उसका धंधा बंद हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वाभिमानी था और जो उसका स्वभाव था उसका वैसे ही बना रहा। और उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए, यानी बहुत वो हिम्मत वाला था और स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ पढ़ने की अपन ने कोशिश की। और आप को ये पाठ समझ में आया बच्चों? हेलो। यस सर। यस सर और यस सर। यस सर हाँ, इस कहानी में आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा? हेलो। लल्ला। हाँ लल्ला इंटरेस्टिंग था। हाँ, लेखक जो सारी बातें जानकारी कर रहा था। और बदलू के बारे में, बदलू, लल्ला लोरी। हाँ लल्ला लोरी, मजाक करने में मज़ा आता है। ठीक है, और बताइए। ठीक है बच्चों, कल आप क्या करना है, कल मतलब जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तब ये पाठ पढ़ के आना और इसमें कोई भी शब्द जिसका अर्थ समझ में नहीं आया है वो आपको पूछना है। तो आज की क्लास अभी यहीं ख़त्म करते हैं और कल अपन यानी कि जब नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास होगी, तब इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। ओके सर नेक्स्ट क्लास में मिलते ओके सर बाय सर टाटा बाय सर सर। बाय सर हार्दिक हार्दिक कटारी